तुम्हें घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर उन्होंने तुम्हें हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मैं उनके हाथ तोड़ दूंगा। रुपेश कुमार इस वक्त बहुत गुस्से में था। मुस्कान उसके सामने सहमी हुई बैठी थी। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला और अरुणा जी कमरे के अंदर दाखिल हुई। उस अनजान लड़की को वहां बैठा देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए और वह अपने बेटे से सवाल करते हुए बोली, तुम कब से इतने नेक दिल हो गए कि अपने ग्राहकों को अपने घर में पनाह देने लगे? उसने गहरी सांस ली और अपनी कनपटी मसलते हुए कहा, माँ, फिलहाल मैं आपसे किसी तरह की बहस नहीं करना चाहता। मैंने रिया को सब कुछ बता दिया है। आप इस लड़की को उसका कमरा दिखा दीजिए। जब तक मैं इसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहूँगा तब तक कोई भी इसे घर से जाने की बात नहीं करेगा। अगर मुझे पता चला कि किसी ने इसे घर से बाहर निकाला तो मैं उस इंसान को भी इस घर में रहने की इजाज़त नहीं दूंगा। अपनी बात पूरी करके वह तेजी से कमरे से बाहर चला गया। दूसरी तरफ अरुणा जी छोटे छोटे कदम उठाती मुस्कान के सामने आकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कोई शक नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो और बेहद आकर्षक भी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हें यह इजाजत नहीं दूंगी कि तुम मेरे बेटे को अपने रूप के जाल में फंसा लो। अगर तुमने मेरे बेटे पर डोरे डालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहां तुम्हारी बहन इस समय है, तुम्हें भी वहीं पहुंचा दूंगी। यह कहकर उन्होंने नफरत से उसका बाजू पकड़ा और घसीटते हुए स्टोर रूम की तरफ ले गईं। स्टोर में धक्का देकर उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। दूसरी तरफ मुस्कान की तबीयत अचानक बहुत खराब होने लगी। उसे अंधेरे से डर लगता था, घबराहट महसूस हो रही थी। वह जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी और अरुणा जी से रिक्वेस्ट करने लगी, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे लग रहा है मेरा सांस बंद हो जाएगा। बाहर खड़ी अरुणा जी नफरत से बोली, तुम्हारी सांस बंद हो ही जाए तो अच्छा है। तुम जैसे गरीब लोगों ने हमारा जीना हराम किया हुआ है। तुम लोगों की वजह से अब हम अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पा रहे। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। रात भर बेटे की वजह से जागी थी। अब उन्हें गहरी नींद आ रही थी। कमरे में जाकर उन्होंने नींद की गोलियां ली और थोड़ी देर में उनके खर्राटे की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। दूसरी तरफ रुपेश कुमार अभी आधे रास्ते में ही पहुंचा था जब उसे याद आया कि वह फाइल घर पर ही भूल गया है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गाड़ी वापस घर की तरफ मोड़ दी। जब वह घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसे किसी के चीखने की आवाजें सुनाई दी। वह बहुत घबरा गया क्योंकि वह आवाज वह अब अच्छे से पहचानता था। वह आवाज दाईं ओर बने कमरों की तरफ से आ रही थी। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। स्टोर के अंदर से उसे मुस्कान की चीखें सुनाई दे रही थी। उसे महसूस हुआ कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने तेजी से जाकर दरवाजा खोला तो वह बहुत डरी सहमी हुई थी। दरवाजा खुलते ही वह जोर से उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ही पलों में उसकी शर्ट आंसुओं से भीग चुकी थी। रुपेश को अपने दिल में एक अजीब सी तकलीफ उठती हुई महसूस हुई। यह सब उसने अरसे बाद किसी के लिए महसूस किया था। उसमें कुछ तो ऐसा अनोखा था जिसकी वजह से वह ना चाहते हुए भी उसकी ओर दिलचस्पी लेने लगा। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसने मजबूत लहजे में पूछा। तो वह कांपते हुए बोली, आपकी माँ मुझे यहाँ पर बंद करके गई थी। उसने कोई अगली बात नहीं सुनी और तेजी से माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया। मगर उसकी माँ की किस्मत अच्छी थी कि वह नींद की गोलियां लेकर सो चुकी थी। वह अच्छे से जानता था कि उसकी माँ को नींद की गोलियों के बिना नींद नहीं आती और एक बार ये गोलियां खा ले तो 8-8 घंटे सोती रहती हैं। इसी वजह से वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने सोचा था कि मुस्कान को अपने घर लेकर आएगा तो वह
वह महफूज हो जाएगी। लेकिन यहाँ उसकी माँ ने अलग ही चाल चलनी शुरू कर दी थी। वह शुक्र मना रहा था कि अभी उसने अरुणा जी को अपने दिल की हालत के बारे में नहीं बताया, वरना कोई भरोसा नहीं था कि वह मुस्कान को किसी ऐसी जगह भेज देती जहाँ से उसकी वापसी हमेशा के लिए नामुमकिन हो जाती। वह उसके साथ घर के पिछले बने आंगन में जाकर बैठ गया। क्या तुम्हें अभी भी डर लग रहा है? उसने पूछा तो वह जोर जोर से हाँ में सिर हिलाने लगी। अचानक बिजली चली गई तो पूरे घर की बत्तियां बंद हो गईं। वह दोबारा से चिल्लाने लगी। रुपेश कुमार ने अपने कानों में उंगलियां दी और उसे टोकते हुए बोला, क्या तुम्हें चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं आता? अब ऐसा क्या हो गया जो तुम गला फाड़ कर चिल्ला रही हो? मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है यह अंधेरा मुझे अपने अंदर कहीं गुम कर देगा। उसने सिसकते हुए कहा। वह कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। जब बोला तो उसकी आवाज किसी गहरी खाई से आती हुई लगी। मुझे भी बचपन में ऐसे ही बहुत डर लगता था, मगर बाद में मैंने उस डर पर काबू पा लिया। यह कहकर मैं मुस्कुरा दिया तो वह हैरत से उसके चेहरे को देखते हुए बोली, आपने उस पर कैसे काबू पाया? मुझे भी बताइए ताकि मैं भी अपने इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। मैंने उस डर का सामना किया था। इस बार उसने गंभीरता से जवाब दिया, अगर मैं तुम्हें एक पूरी रात अंधेरे कमरे में बंद कर दूं तो या तो तुम डर की वजह से हार जाओगी या फिर उसका सामना करना सीख जाओगी। उसके बाद तुम कभी भी अंधेरे से नहीं डरोगी। उसकी बात सुनकर वह ना में सिर हिलाने लगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। खबरदार, जो आपने मुझे अंधेरे कमरे में बंद करने की कोशिश की, उसने उंगली उठाकर धमकी वाले अंदाज में कहा। इस पर रुपेश कुमार के होठों पर मुस्कान आ गई और वह अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, हम कौन होते हैं आपके साथ जबरदस्ती करने वाले? हम तो यहाँ आपके हुक्म के मोहताज हैं। आप जो कहेंगी हम वही मानेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। आखिरी बात उसने शायराना अंदाज में कही थी। आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी बहन का बदला लेंगे। आप यह केस जीतने में मेरी मदद करेंगे। उसकी सोच अभी उसी बात पर अटकी हुई थी। रुपेश कुमार ने गहरी सांस ली और उसे तसल्ली देते हुए बोला, हाँ, मैंने तुमसे यह कहा था, लेकिन इस केस में हाथ डालने से पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी सवाल करने होंगे जिनका जवाब तुम्हें पूरी ईमानदारी से देना होगा। मुझे पता है उनमें से कुछ सवाल ऐसे होंगे जो तुम्हें परेशान करेंगे या तुम्हें फिर से तकलीफ में डाल देंगे, मगर तुम्हारे लिए हिम्मत दिखाना जरूरी है, क्योंकि अब यह सब तुम्हारी बहन के लिए है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन को सचमुच इंसाफ मिले तो तुम्हें बहादुर बनना होगा। सबसे पहले इन छोटी छोटी बातों से डरना छोड़ो। तुम गांव से यहाँ शहर तक इंसाफ के लिए आई हो, यह तुम्हारी बहादुरी थी। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती तो अब तक किसी कमरे में बैठी रो रही होती और अपनी बहन की मौत का गम मना रही होती, लेकिन तुमने पूरे घर वालों का विरोध सहा, यहाँ तक कि अपने चाचा की पुरानी सोच के खिलाफ जाकर उनकी आंखों में आंखें डालकर बात की। यह काम कोई आम लड़की नहीं कर सकती। तुम खास हो और तुम्हें अपने अंदर की इन खूबियों को समझना होगा। हमेशा की तरह वह उसे हौसला दे रहा था और उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहा था। रुपेश कुमार ने तुरंत ही आंसू पोंछ दिए। उसने खुद से कहा था कि वह दोबारा कभी भी इस लड़की की आंखों में आंसू नहीं आने देगा और ना ही कभी इसका दिल दुख में डूबने देगा। तुम फिर रोने लगी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये मेरे सामने आंसू मत बहाया करो। तुम्हारे ये आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। अनायास ही उसके मुंह से यह बात निकल गई। आपको मेरे आंसू क्यों तकलीफ देते हैं? जबकि जब आप मुझसे पहली बार मिले थे तब आपने साफ शब्दों में कह दिया था कि आपको किसी की कोई परवाह नहीं, आपको सिर्फ अपने काम से मतलब है। अगर तुम मेरी बातें लेकर बैठी हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। मैंने पहले जो कुछ भी कहा था उस पर मुझे बहुत शर्मिंदगी है। बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे मजबूर लड़की का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। वह सचमुच शर्मिंदा नजर आ रहा था। चलो अब ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ तुमने खाना खाया है या नहीं? उसकी बात सुनकर मुस्कान ने जोर से ना में सिर हिलाया और बोली, अभी तो मेरे सिर में बहुत तेज
दर्द हो रहा है, नींद पूरी नहीं हुई, पहले मैं सोना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर रुपेश कुमार का मूड खराब हो गया, क्योंकि अभी तो वह उससे बातें करना चाहता था, उसके साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन यहाँ यह लड़की नींद में थी। उसने गहरी सांस ली और यूं ही पूछ डाला, तुम कितने घंटे सोती हो? जब से दीदी का निधन हुआ है तब से तो नींद आती ही नहीं, मुश्किल से 2 या 3 घंटे सो पाती हूँ, फिर डर की वजह से आँख खुल जाती है। यह कहकर वह फिर चेहरा झुकाकर बैठ गई। रुपेश कुमार जल्दी से बोला, चलो अब दोबारा रोने मत बैठ जाना, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ, और मेरी इजाजत के बिना अपने कमरे से बाहर मत निकलना, और ना ही घर के किसी सदस्य से बात करना। आज माँ का रवैया देख ही लिया होगा, तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि वो तुम्हें कितना नापसंद करती हैं। अगर आपकी माँ को अच्छा नहीं लग रहा तो आपने मुझे यहाँ रखा क्यों है? अगर आप कहें तो मैं कहीं और चली जाती हूँ, अपनी रहने की जगह का इंतजाम कर लूंगी। तुम जितनी बहादुर बन चुकी हो उतना ही बेहतर है, अब और बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तो हैरान हूँ कि तुम यहाँ तक पहुँची कैसे। उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। कभी आपको समय मिला तो बैठिएगा, मैं सब सुनाऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि हम गरीब लोग कितनी मुश्किलों से गुजरते हैं और अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। जब बात इंसाफ की आती है और जब बात हमारी इज्जत पर आती है तब हम किसी भी चीज से नहीं डरते। हाँ हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ, अब दोबारा भाषण मत देने लगना, चलो जाओ कमरे में जाकर आराम करो। वह कमरे के अंदर जा रही थी कि रुपेश कुमार ने फिर पूछा, तुम सच में कह रही हो कि तुम सिर्फ 2-3 घंटे सोती हो, इससे ज्यादा नहीं? इससे पहले कि वह जवाब देती वह खुद ही बोला, अभी 9:30 बजे हैं, यानी तुम 1 बजे तक जाग जाओगी। जी ऐसा ही होगा। उसने हाँ में सिर हिलाया और कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रुपेश कुमार बेचैनी से अपने बालों में हाथ फेरने लगा। आज से पहले उसे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई थी और यही वजह थी कि यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। वह अपने दिल की हालत समझ नहीं पा रहा था और उसे यह भी नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। वह बाहर सोफे पर जाकर बैठ गया और टीवी ऑन कर दिया। उसने दफ्तर जाने का इरादा टाल दिया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जब तक वह इस लड़की की पूरी कहानी नहीं सुनेगा तब तक यह केस नहीं लड़ पाएगा। चलो यहीं बैठकर इंतजार कर लेता हूँ, 3 घंटे में यह उठ जाएगी, फिर इसके साथ बैठकर सारी बातें करूंगा, उसने खुद से कहा और खबर सुनने लगा। 1 घंटा बीत चुका था लेकिन वह अभी तक बाहर नहीं आई थी। क्या मुझे उसके कमरे में जाकर जगा देना चाहिए? वह उठकर दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बेचारी पता नहीं कितने दिनों से जागी होगी, हो सकता है 1 घंटे बाद उठ जाए। वह अपने आप से बातें कर रहा था। अगर इस वक्त किसी ने उसे खुद से बातें करते देख लिया होता तो उसे पागल समझ लेता, मगर उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। 12:30 बज चुके थे लेकिन मुस्कान अभी भी नहीं उठी थी। अब उसे गुस्सा आने लगा, भूख भी लग रही थी, मगर वह उसके साथ ही खाना खाने का सोच रहा था। थोड़ी देर बाद अरुणा जी बाहर आई और उसे लॉन्ज में टीवी देखते पाया। उनके माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि वह जानती थी कि उनके बेटे को टीवी देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वह अक्सर कहता था कि मेरे सामने यह मत चलाया करो। आज वह खुद ही समय काटने के लिए टीवी देख रहा था। तबीयत तो ठीक है, आज तुम मुझे घर पर नजर आ रहे हो, वैसे तो कभी इस वक्त घर पर मौजूद नहीं होते। मैं तो तुमसे रिक्वेस्ट करते थक जाती थी कि थोड़ा समय माँ के साथ बिता लिया करो, मगर तुम्हें परवाह कहाँ थी। अरुणा जी ने उसे देखा भी नहीं था और शिकायतें शुरू कर दी थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, माँ थोड़ी देर पहले ही लौटा हूँ, अब क्या चंद पल यहाँ बैठ भी नहीं सकता? आपको एकदम से हो क्या जाता है? मैं समझ
समझ नहीं पाता। बेटा, मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन अभी तुम्हें जो हो रहा है वह मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। अगर तुम यह सब उस लड़की की वजह से कर रहे हो तो मैं पहले ही कह देती हूँ, उस दो कौड़ी की लड़की का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मैं किसी भी हालत में तुम्हारी शादी उससे नहीं करूंगी। अरे, यहाँ शादी बीच में कहाँ से आ गई? अभी बीच में नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द आएगी। मैं तुम्हारी आंखों में देख चुकी हूँ। मुझे लग रहा है कि तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। यह कहकर वह वहां रुकी भी नहीं और आगे बढ़ गई, बल्कि घर से बाहर निकल गई थी। एक जरूरी मीटिंग के सिलसिले में जाना था। अगर उनके पास ज्यादा समय होता तो वह जरूर अपने बेटे के साथ बैठकर बहस करती, उसका दिमाग खराब कर देती। काश मेरी माँ के दिल में गरीब लोगों के लिए भी थोड़ी करुणा हो जाए। ना जाने वह गरीब लोगों को क्या समझती हैं और उनके लिए इतनी नफरत क्यों रखती हैं। उसे आज तक इस बात की समझ नहीं आई थी। वह जितना समझने की कोशिश करता, उसकी माँ उसे और उलझा देती। तंग आकर उसने बहस करना ही छोड़ दिया, क्योंकि जानता था कि उसका कोई फायदा नहीं होगा। करीब शाम के 5 बजे मुस्कान की आंख खुली और वह काफी तरोताजा महसूस कर रही थी। कुछ पल तक तो उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि वह कहाँ है। उसका दिल एकदम घबरा गया, उसे गहरी बेचैनी हुई। वह अपने बिस्तर पर उठ बैठी। थोड़ी देर बाद उसका दिमाग संभला और उसे याद आया कि वह इस वक्त रुपेश कुमार के घर पर है। एक सुकून सा उसके मन में दौड़ गया। उस इंसान को सोचकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान फैल गई। जब उसने पहली बार वकील को देखा था तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा था। उसके दिल में गहराई से यह इच्छा जागी थी कि काश ये इंसान उसकी जिंदगी में आ जाए। अपनी इस ख्वाहिश पर वह खुद हैरान थी, क्योंकि यह सब अचानक और बेवजह था। उसने कभी उसके बारे में इस तरह से नहीं सोचा था और ना ही सोच सकती थी, क्योंकि यह उनकी पहली मुलाकात थी। फिर भी दिल ने अपनी राह पकड़ ली थी। कल दिन की घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। करीब 2-3 दिन पहले वह गांव से भागी थी। दरअसल उसकी बहन की शादी उसके चाचा ने जबरदस्ती एक शराबी आदमी से कर दी थी, जो कि बहुत अमीर था लेकिन बेहद निर्दयी इंसान था। वह उसकी बहन पर हाथ उठाता, मारता और जुल्म करता था। मुस्कान अपने चाचा के साथ ही रहती थी, क्योंकि वह छोटी थी, इसीलिए अभी तक उसकी शादी या सगाई का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। मगर चाची ने उसके कान में यह बात डाल दी थी कि जैसे ही तुम 18 साल की होगी, तुम्हारी शादी भी तय कर दी जाएगी। जब वह अपनी बहन की हालत देखती तो उसका दिल रो उठता। वह सोचती कि उसके साथ भी वैसा ही होगा, इसीलिए शादी का नाम सुनते ही वह डर जाती थी। जबकि उसकी सहेलियां इसे लेकर उत्साहित रहती थी। उनकी तो शादियां अच्छे घरों में तय हो रही थी, मगर मुस्कान अपने भविष्य के बारे में पहले से जानती थी। उसे पता था कि उसकी चाची कभी उसकी शादी अच्छे घर में नहीं करेंगी। उसका सुंदर होना भी किसी काम का नहीं था, क्योंकि आजकल लोग उसी लड़की को बहू बनाना पसंद करते हैं जिसके घर वाले अच्छा खासा दहेज देने को तैयार हों। और उसके बारे में तो सब जानते थे कि वो अनाथ है, लिहाजा उनके लिए दहेज की उम्मीद बेकार थी। यही वजह थी कि बड़ी बहन कुसुम की शादी उन्होंने शराबी से कर दी, ताकि दहेज पर एक पैसा भी खर्च ना करना पड़े। यहाँ तक कि बारात और खाना का खर्च भी लड़के वालों ने उठाया था। वह आदमी उम्र दराज और अय्याश स्वभाव का था, लेकिन इतनी सुंदर लड़की पाकर उसकी तो किस्मत खुल गई थी। मगर वह कुसुम की कद्र नहीं करता था। वह उसे मारता पीटता, मानसिक यातना देता। जब भी कुसुम मायके आती, उसके शरीर पर नीले निशान होते। जब मुस्कान उन पर मरहम लगाती तो उसकी चीखें पूरा मोहल्ला सुनता। एक दिन कुसुम की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी था, लेकिन कोई उसे नहीं ले गया, क्योंकि उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि अगर डॉक्टर को पता चल जाता तो पुलिस इसमें दखल देती। कुसुम की चीखें सुनकर मोहल्ले की एक औरत घर में दाखिल हुई और चाची को कोसते हुए बोली, आखिर तुम इतनी निर्दयी औरत हो, क्यों भूल
भूल जाती हो कि तुम्हारी अपनी भी बेटी है। अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हो तो तुम क्या करोगी? उस औरत की बात सुनकर चाची गुस्से से बोली, अगर किसी ने मेरी बेटी की तरफ गलत नजर से देखा भी तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगी। अपनी बेटी के बारे में वह कुछ भी बुरा नहीं सुन सकती थी, लेकिन मुस्कान और उसकी बहन के साथ अत्याचार करती थी, फिर भी उन्हें लगता था कि वह सही कर रही हैं। वह औरत बातें सुनाते हुए घर से बाहर चली गई। उनके जाते ही चाची गुस्से में मुस्कान के पास आई, उसका बाजू पकड़कर झटका दिया और बोली, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि अपने दोस्तों को घर के हालात मत बताया करो, लेकिन लगता है तुम्हें मेरी एक बात भी समझ नहीं आती। अभी थोड़ी देर पहले जो औरत आई थी वह सोनिया की माँ थी। सोनिया मुस्कान की स्कूल के समय से ही सबसे अच्छी सहेली थी। चाची की बात सुनकर उसने एक गहरी सांस ली। जब वह बोली तो उसे अपनी आवाज किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। वह कहने लगी, चाची जी, आप मेरी बहन की चीखें साफ साफ सुन रही हैं। क्या आपको लगता है कि मोहल्ले वालों के पास कान नहीं है, या फिर मेरी बहन की आवाज में दम नहीं है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझसे इस तरह की उलझी सी बातें मत किया करो। तुम दोनों बहनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। तुम लोगों की वजह से हमारा चैन चला गया है। तुम लोगों को अपने साथ रखने से अच्छा था कि घर से बाहर निकाल देते। कम से कम तुम्हारे झंझट से तो बच जाते। वह फिर से शुरू हो गई थी। मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप उनकी कड़वी बातें सुन रही थी और मन ही मन सह रही थी। जब वह कमरे में वापस आई तो उसकी बहन कुसुम रो रही थी और उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मुस्कान, मुझे बचा लो, मुझे वापस उस नरक में मत भेजो। वह लोग बहुत निर्दयी हैं, मुझे मारते हैं, उन्हें जरा भी दया नहीं आती। उनकी वजह से मैंने अपना बच्चा भी खो दिया है। मैं कैसे उन पर दोबारा भरोसा कर सकती हूँ? मुस्कान ने उसका हाथ पकड़कर तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हारे सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाऊंगी। कोई तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता। पहले तो तुम्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ के लोग तुम्हें ले जाने को तैयार नहीं हैं। सब जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, मगर डरते हैं कि कहीं पुलिस का मामला न बन जाए। उसने अपने कजिन हर्षित को फोन किया और मदद के लिए कहा। हर्षित उस समय शहर से गांव वापस आ रहा था। उसने मुस्कान की बात सुनी तो परेशान होकर बोला, चिंता मत करो, मैं करीब 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही कुसुम का पति वहां आ गया। रौबदार अंदाज में वह बोला, मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ अभी और इसी वक्त। उसे बाहर लाओ। तुम लोगों ने उसे यहाँ कैद क्यों कर रखा है? इससे पहले कि वह कुछ और कहता, मुस्कान उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में देखते हुए नफरत से बोली, खबरदार, जो तुमने अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम लिया, तुम इस लायक नहीं हो कि वह तुम्हारे साथ रहे। तुमने उसकी जिंदगी को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब किस मुंह से यहाँ आए हो? तुम्हारी वजह से वह अपना बच्चा खो चुकी है। अरे ओ, कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई हो? अगर ऐसी बात है तो जाकर अपना इलाज कराओ। मेरे साथ दिमागी खेल मत खेलो। वह सिर्फ उसका बच्चा नहीं था, बल्कि मेरा भी था। मुझे भी उतना ही दुख है जितना उसे है, लेकिन यह सब उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। तुमने उस पर जुल्म किया था, उसे इस हालत में भी मारा था। इसी वजह से वह अपना बच्चा खो बैठी। अब तुम सारा इल्जाम उस पर लगाकर खुद को बरी नहीं कर सकते। अब वह उसके चाचा की तरफ देखते हुए बोला, इसे रास्ते से हटाओ वरना मैं कुछ बुरा कर दूंगा। असल में मुस्कान के चाचा ने उससे कर्ज लिया हुआ था और वह अब उसी की धमकी दे रहा था। उसकी चाची तेजी से आगे बढ़ी और मुस्कान को पीछे हटाते हुए बोली, क्या हो गया है? पागल हो गई हो क्या? इस तरह घर नहीं बसते। मुस्कान ने कहा, मुझे अब अपनी बहन का घर बसाना ही नहीं है और ना ही यह आदमी इस लायक है कि इसके साथ कोई
कोई घर बसाए। मेरी बहन कहीं नहीं जा रही। इससे पहले कि वह और कुछ कहती, उसकी कजिन उसे खींचते हुए कमरे में ले गई और बाहर से कुंडी लगा दी। कुसुम को वह आदमी इस हालत में भी घसीट कर अपने साथ ले गया। वह रोती चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था। मोहल्ले वाले उस बच्चे की किस्मत पर आंसू बहा रहे थे। जब तक उनके पिता जीवित थे, उन्होंने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी थी। उनकी हर इच्छा पूरी होती थी। लेकिन पिता के देहांत के बाद किस्मत ने करवट बदल ली। शाम का वक्त था जब उसकी चाची ने दरवाजा खोला। मुस्कान तेजी से कमरे से बाहर निकली और चिल्लाकर बोली, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों से हिसाब लूंगी। यह कहकर वह घर से बाहर निकल गई। चाचा ने एक नजर उसे देखा और अपनी पत्नी से बोले, कहीं ये पागल तो नहीं हो गई। जवाब में वह तेजी से हाँ में सिर हिलाने लगी और बोली, मुझे तो यही लग रहा है कि यह वाकई पागल हो गई है। अब इसका इलाज करवाने के लिए इसकी भी शादी करनी पड़ेगी। उन्होंने बेहद घिनौने अंदाज में यह बात कही और खिलखिलाकर हंसने लगी। उनका पति भी उनकी बात समझ गया और खुलकर मुस्कुरा दिया। दोनों उस समय अपनी एकलौती बेटी को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे थे। यह नहीं सोच रहे थे कि जो जुल्म वह दूसरों की बेटी के साथ कर रहे हैं, अगर वही उनकी अपनी बेटी के साथ हुआ तो फिर क्या करेंगे। दूसरी तरफ जब मुस्कान वहां पहुंची तो वहां से मिलने वाली खबर सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी बहन का देहांत हो चुका था। जब वह कमरे में गई तो कुसुम बहुत बुरी हालत में जमीन पर पड़ी थी और पास ही वह आदमी नशे की हालत में बैठा था। मुस्कान ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी, तुम लोगों ने मेरी बहन को मार डाला। मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मगर आसपास की औरतें उसका मजाक उड़ाने लगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये गरीब लड़की कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। मुस्कान ने अपने एक कजिन हर्षित की मदद से शहर जाने का फैसला किया। हर्षित उसकी मदद को तैयार हो गया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी कजिन के साथ वाकई बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जब उन्होंने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवाई और पहली पेशी बुलाई गई, तो उनके पास एक सस्ता वकील था जिसे कुसुम के पति ने पहले ही खरीद लिया था। दूसरी तरफ रुपेश कुमार, जो एक केस जीतकर बाहर निकल रहा था, उसने कोने में बैठी एक लड़की को रोते देखा। ना चाहते हुए भी उसकी नजर उस पर टिक गई। जाने उस लड़की में ऐसा क्या था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। शायद किस्मत ने ही मुस्कान और उसके बीच मुलाकात लिखी थी। वह उसके पास जाकर खड़ा हो गया और पूछने लगा, तुम क्यों रो रही हो और यहाँ क्यों बैठी हो। उस लड़की ने चेहरा उठाया। पीले रंग की चुन्नी में उसका चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। रुपेश कुमार ने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। बिना शक वह रूप की मिसाल थी और वह बगैर झिझक उसके चेहरे को देखता रहा। मुस्कान असहज हुई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। देखो, मेरा मकसद तुम्हें डराना या परेशान करना नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम एक वकील के खिलाफ ही केस कर दो। उसने शरारती अंदाज में मुस्कुराकर कहा। तो वह जोश में आकर पूछने लगी, क्या तुम वकील हो? इसका मतलब है तुम मेरा केस लड़ने में मेरी मदद करोगे? वह ऐसे बात कर रही थी जैसे उसे बहुत पहले से जानती हो। रुपेश उसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया और बोला, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितना बड़ा वकील हूँ और मेरी फीस भी बहुत भारी है। तुम वह फीस नहीं अदा कर पाओगी। उस लड़की ने तुरंत अपना हाथ आगे किया, जिसमें 5-5 सौ के 2-3 नोट थे। यह देखकर वह मुस्कुरा दिया और बोला, यह तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। तुम तो मुझे ही खरीद लोगी। वह मजाक कर रहा था, लेकिन मुस्कान गंभीर होकर बोली, मैं तुम्हें ये सारे पैसे देने को तैयार हूँ, अगर तुम मेरी मदद करो। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, कुसुम का पति उनके पास आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखकर नफरत भरे लहजे में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कोर्ट में बुलाने की? तुम जानती हो कि तुमने अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुम्हारे चाचा चाची तुम्हें वैसे भी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहते। तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। तुम जाओगी कहाँ? इससे पहले कि वह और कुछ कहता, रुपेश ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से कहा,
तुम शायद भूल रहे हो कि इस समय तुम एक सरकारी इमारत के अंदर खड़े हो और एक लड़की को डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारे खिलाफ केस करके तुम्हें जेल के पीछे डाल सकता हूँ। यह सुनकर वह एकदम घबरा गया और तेजी से वहां से निकल गया। रुपेश कुमार ने एक नजर उस लड़की पर डाली और पूछा, किसका केस है? उसने कहा, मेरी बहन का। रुपेश बोला, क्या तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं? वह जोर शोर से ना में सिर हिलाने लगी। चलो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां तुम्हें पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा और जब तक तुम्हारी बहन का केस मैं जीत नहीं लेता तब तक तुम वहीं रहोगी। वह अविश्वास से उसके चेहरे की ओर देखते हुए बोली, आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, फिर भी मेरी मदद करने को तैयार हो गए हैं। क्या इसके पीछे आपके कोई गलत इरादे हैं? वह हंस पड़ा और बोला, यूं तो मैं किसी की मदद नहीं करता, लेकिन तुम्हें देखकर न जाने क्यों मेरा मन हुआ कि तुम्हारी मदद कर दूं। अब तुम मेरी नरमी का मजाक बनाकर मुझे यह सोचने पर मजबूर कर रही हो कि तुम्हारे साथ हमदर्दी करके मैं गलत कर रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, मुस्कान ने अनायास ही रुपेश का हाथ पकड़ लिया। फिर तुरंत अपनी गलती का एहसास होने पर उसने हाथ छोड़ दिया। दूसरी ओर रुपेश का दिल धड़क उठा। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे इस तरह छुआ था। यह एहसास बेहद प्यारा और अनोखा था। उसके होठों पर मुस्कान आ गई और वह उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? वह जोर से हाँ में सिर हिलाने लगी। किस्मत उसे एक मौका दे रही थी और वह चाहती थी कि इसका फायदा उठा ले। जब अरुणा जी ने उस गरीब लड़की को अपने घर में देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गए। वे उसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करना चाहती थी। दूसरी ओर समय बीतने के साथ साथ रुपेश की मुस्कान के प्रति दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। वह उसके केस में पूरी लगन से लगा हुआ था और दिन रात उसी पर काम कर रहा था। लगभग एक हफ्ते की मेहनत के बाद वह केस जीत गया। कुसुम के पति को सजा सुना दी गई और वह जेल चला गया। मुस्कान बेहद खुश थी। अपनी बहन के कत्ल का बदला वह ले चुकी थी, लेकिन अब सवाल था कि वह कहाँ जाएगी। अरुणा जी उसे हर वक्त ताने देती रहती, अब तुम्हारा यहाँ कब तक रहने का इरादा है? जल्दी से निकलो यहाँ से। और फिर एक रात अंधेरे में उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। मुस्कान सड़क पर डरी सहमी घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। शहर में उसका कोई अपना नहीं था और वह यहाँ के बारे में भी ज्यादा नहीं जानती थी, केवल रुपेश के घर के अलावा। अचानक उसकी नजर कुछ आवारा लड़कों पर पड़ी जो उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे और उसके पीछे पीछे चलने लगे। उसने भागना शुरू कर दिया। कुछ दूरी पर जाकर उसका सिर किसी सख्त चीज से टकराया। सर उठाकर देखा तो सामने रुपेश खड़ा था। उसने तुरंत उसके चारों ओर अपने बाजू फैला दिए। वह ऊंची आवाज में रोने लगी। उसे इस तरह देखकर रुपेश घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसे शांत करे। दूसरी ओर वे लड़के सामने खड़े एक हट्टे कट्टे आदमी को देखकर डर गए और भाग निकले। अब वहां सिर्फ रुपेश और मुस्कान खड़े थे। वह उसके सिर पर हल्के हल्के थपकी दे रहा था और शांत होने को कह रहा था, अगर तुम शांत नहीं हुई तो मैं तुम्हें गले लगा लूंगा। जैसे ही उसने यह कहा वह तुरंत पीछे हट गई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आपकी माँ ने मुझे फिर से घर से निकाल दिया तो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि वह कुछ भी कहें तुम मानना मत, लेकिन आप खुद बताइए मैं उस घर में किस हक से रह सकती हूँ? तुम उस घर में मेरी पत्नी के हक से रहोगी। वह वहीं ठिठक गई। रुपेश छोटे छोटे कदम बढ़ाता उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, हाँ, अब तुम इस घर में मेरी पत्नी बनकर रहोगी। मैंने इस फैसले पर बहुत सोचा है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ स्वीकार करोगी? मगर आपकी माँ, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें मना लूंगा। बस तुम बताओ, क्या तुम तैयार हो? इस बार वह जोर से हाँ में सिर हिलाने लगी। वह मुस्कुरा दिया। अरुणा जी को मनाने में उसे थोड़ा समय लगा, लेकिन वो मान गई। आखिर रुपेश उनका एक लौता बेटा था और वह उसे खोना नहीं चाहती थी। रुपेश और मुस्कान की शादी धूमधाम से हुई। एक साल
साल बाद उन्हें एक प्यारा सा बेटा हुआ जिससे उनकी जिंदगी पूरी हो गई। दोस्तों, घरेलू हिंसा एक बड़ा अपराध है। शादी करने के बाद किसी लड़की को प्रताड़ित कर उसकी जिंदगी को खराब ना करें। और प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। अगर आपको प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को हाइप दें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।